मैं आपसे इस प्ले के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, और ये है कि इसमें चीज़ों को समझना ज़रा ज़रूरी है। समझने के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको ज़रूर से समझिए। ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। शोर करेंगे अगर, बाय द वे, वैसे शोर अलाउड है, जहाँ आपको अच्छा लगता है शोर कर सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं, लेकिन अगर शोर ही करते रहेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसी माइंडसेट से बैठिए, और जितने लोग आगे आना चाहते हैं वो आगे आ जाएं, कुर्सियां और भी खाली हैं। एंड आई होप यू विल एंजॉय। ये सिर्फ पुरानी इमारतों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने सेवा को पूजा बनाया, जिन्होंने अपने जीवन का हर दिन दूसरों की जान बचाने में लगाया। हम भूल गए होंगे उनके नाम, लेकिन उनकी मेहनत आज भी इन दीवारों में सांस ले रही है। और अगर हम सुनना चाहें तो ये अस्पताल अब भी अपनी कहानी कहता है। बीसवीं सदी की शुरुआत, भारत एक भयंकर महामारी से उबर रहा था, स्पेनिश फ्लू। हजारों नहीं, लाखों लोग मारे गए, गांव वीरान पड़े थे, बच्चे अनाथ हो गए, और कासगंज जैसे इलाकों में लोग अब भी झाड़ फूंक और अंधविश्वास के सहारे जी रहे थे। कोई बीमार होता तो कहा जाता देवता रुठ गए हैं, कोई मर जाता तो कहा जाता कर्मों का फल है। औरतें पर्दों में बंद, बच्चे बिना दवा के मरते, न कोई अस्पताल, न डॉक्टर, न उम्मीद। उस समय भारत में एक नवजात शिशु की औसत उम्र सिर्फ 26 से 27 साल मानी जाती थी। अखबारों में छपा, कासगंज और आसपास के क्षेत्र में लोग झुंडों में मर रहे हैं। यह महामारी तो प्लेग से भी अधिक भयानक है। हम सबने कोविड का समय देखा, जहां लगभग 5,50,000 भारतीयों की जान गई, और हमें लगा था मानो पूरा देश ठहर गया हो। लेकिन सोचिए, उन दिनों जब दवा नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, उस फ्लू ने 1,40,40,00,000 भारतीयों की जान ले ली थी। वो वक्त अंधकार से भरा था, डर, भूख और बेबसी का। पर इसी अंधकार के बीच किसी ने इस धरती में एक बीज बोया था, सेवा का, विश्वास का और जीवन का। उन अंधकार और निराशा के दिनों में परमेश्वर एक कहानी लिख रहा था, किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों के हृदयों में जो उसकी आवाज को सुनते और मानते थे।
सन 1916 में प्रेस्बिटेरियन चर्च ने रेवरेंड ग्लेन बी ऑंगडन और उनकी पत्नी मिल्ड्रेड ऑंगडन को भारत भेजा। जब वे कासगंज पहुंचे, उन्होंने देखा यह बीमारी है, गरीबी है, पर इलाज नहीं, आशा नहीं। अपने पहले ही वर्ष से ऑंगडन दंपति चर्च से बार बार विनती करते रहे, कृपया हमें कासगंज में एक चिकित्सा मिशन आरंभ करने दें। हर वर्ष इस विषय पर चर्चा होती, लेकिन निर्णय टल जाता। अंततः 1921 में इंडियन मिशन काउंसिल ने अनुमति दी। कासगंज में एक छोटी डिस्पेंसरी खोली जा सकती है, पर वह फतेहगढ़ के अधीन होगी और बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन तब भी न धन था, न डॉक्टर, न भवन, केवल विश्वास और प्रतीक्षा। 1922 में जब ऑंगडन दंपति अमेरिका लौटे तो उन्होंने सभाओं में भारत के बारे में साझा किया, बताया कि कासगंज में लोग बिना किसी दवा या डॉक्टर के कैसे पीड़ित हैं। उन्हीं सभाओं में डॉक्टर और मिसेस आर्थर एल सॉयर नामक एक परिवार ने यह बात सुनी। कुछ दिन बाद वे ऑंगडन से मिलने आए और सहजता से पूछा, कासगंज कैसा स्थान है, वहां के लोग किन कठिनाइयों में हैं? रेवरेंड ऑंगडन ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई $10,000 दे दे और 5 साल तक हर वर्ष $1,000 भेजे तो वहां एक छोटा अस्पताल बनाया जा सकता है। सॉयर दंपति ने सिर हिलाया और चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद ओक पार्क, इलिनॉय की फर्स्ट प्रेस्बिटेरियन चर्च में रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान पादरी ने अचानक घोषणा की, डॉक्टर और मिसेज आर्थर एल सॉयर तथा मिसेज मैरी एल मेसर तीनों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि वे कासगंज, भारत में एक डिस्पेंसरी बनाने के लिए $10,000 देंगे और अगले 5 वर्षों तक हर साल $2,000 भेजेंगे। रेवरेंड ऑंगडन उस सभा में बैठे थे। उनके नेत्र भर आए, हृदय में कृतज्ञता की लहर उमड़ पड़ी। वर्षों की प्रार्थना और प्रतीक्षा के बाद परमेश्वर ने मार्ग खोल दिया था। पर जब यह समाचार मिशन बोर्ड तक पहुंचा, वहां एक नई उलझन शुरू हुई। बोर्ड चाहता था कि यह धन अलग अलग स्थानों में बांट दिया जाए, लेकिन सॉयर परिवार ने दृढ़ता से कहा, नहीं, यह भेंट केवल कासगंज के लिए है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि यह अस्पताल विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए हो। मिशन बोर्ड ने उत्तर दिया, हम अस्पताल को केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं बांट सकते, पर हम वचन देते हैं कि जो भी स्त्री या बालक इस अस्पताल में आएगा उसे सर्वोत्तम सेवा और प्रेम मिलेगा। और इस प्रकार यह योजना औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली गई। 1924 में चर्च ने डॉक्टर A.R. पिटमैन को नियुक्त किया ताकि वे कासगंज में चिकित्सा कार्य आरंभ करें। वर्ष के अंत तक डॉक्टर पिटमैन कासगंज पहुंचे, एक छोटा मकान किराए पर लिया, उसकी मरम्मत कराई और कार्य की तैयारी शुरू की। रिपोर्टों में तब तक तालिका में कासगंज को एक डिस्पेंसरी के रूप में दर्ज नहीं किया गया था, पर 1925 आते आते पहली इमारतें खड़ी हो चुकी थी और यहीं से कासगंज डिस्पेंसरी का इतिहास शुरू हुआ। 1925 यह वही वर्ष है जब इस अस्पताल ने अपना पहला रूप पाया, जब विश्वास ने ईंटों का रूप लिया। लेकिन असली चमत्कार था डॉक्टर पिटमैन का कार्य। पहले ही साल उन्होंने 7,072 मरीजों को देखा। वे लिखते हैं, कासगंज का हाल देखकर दिल टूट जाता है। कैंसर, टीबी, गैंग्रीन, लकवा, ऐसा मिश्रण मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दर्द जितना बड़ा मिला, सेवा उससे भी बड़ी बनकर निकली। और फिर आया 1928, जब एक ही वर्ष में डॉक्टर पिटमैन ने 25,332 मरीजों का इलाज किया। सन 1929 तक कासगंज के इस छोटे से अस्पताल पर एक और गहरी छाया छा गई। डॉक्टर A.R. पिटमैन की पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उन्हें कासगंज छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा। अचानक अस्पताल फिर से बिना डॉक्टर के रह गया। उधर दूसरी ओर हमें हर साल मिलने वाले $2,000 के 5 वर्षीय अनुबंध 1924 से 1928 की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी थी। अब न पैसा रहा, न पर्याप्त दवाइयां, न पूरा हुआ भवन। रिपोर्टों में लिखा था, अस्पताल बंद होने की कगार पर है। ऐसे कठिन समय में मिशन ने पंजाब से डॉक्टर हिल्ड्रेथ M. कैल्डवेल को कासगंज भेजा। वह युवा थी, ऊर्जावान थी,
और कॉलेज के दिनों में बेहतरीन हॉकी और टेनिस खिलाड़ी रही थी। लेकिन कासगंज पहुंचकर उन्हें एक विकसित अस्पताल नहीं मिला। उन्हें मिला संघर्ष करता हुआ छोटा संस्थान जो किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए हुए था। डॉक्टर कैल्डवेल ने हालात को देखकर समझ लिया कि केवल चिकित्सा से यह अस्पताल नहीं टिकेगा। इसे बचाने के लिए नया आर्थिक समर्थन चाहिए। इसलिए वह अमेरिका लौटी और चर्च चर्च जाकर कासगंज के लिए सहायता मांगने लगी। लोग उनसे मिलने आते थे क्योंकि वह जहां भी जाती भारतीय महिलाओं की तरह साड़ी पहनकर जाती। उन्हें देखकर लोग पहले चौंकते, फिर जिज्ञासा से भर जाते और इसके बाद कासगंज की कहानी सुनते। एक ऐसी जगह जहां लोगों को दवा, सेवा और आशा तीनों की जरूरत थी। उन्होंने युवा लड़कियों को प्रेरित किया, दवा पढ़ो, भारत आओ, कासगंज आओ। यहां लोग दुख में हैं और हम चिकित्सा के द्वारा उन्हें मसीह के प्रेम तक ला सकते हैं। उनकी साहस, उनकी भाषा, उनकी शैली और उनके भारतीय परिधान ने अमेरिका में लोगों का दिल जीत लिया और धीरे धीरे अस्पताल के लिए फिर से मदद आनी शुरू हुई। इन्हीं दिनों एक घटना हुई जिसने इस अस्पताल की पहचान बदल दी। एक छोटा लड़का अस्पताल में लाया गया। एक सांड ने उसे इतनी बुरी तरह घायल किया था कि उसकी आंतें तक बाहर आ चुकी थीं। गांव वालों ने अपनी समझ के अनुसार वे आंतें वापस अंदर धकेल दी। घाव में मक्खन, कपड़े के टुकड़े और काला देसी लेप भर दिया। उनके पास यही उपचार था। जब वह बच्चा डॉक्टर कैल्डवेल तक पहुंचा, वह लगभग मर चुका था। डॉक्टर कैल्डवेल के पास न सही उपकरण थे, न दवाइयां, न कोई सुविधा। उन्होंने बाद में लिखा, उस बच्चे के बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन बच्चे के घर वालों के चेहरे देखकर वह हार नहीं मान सकी। उन्होंने जितना संभव था घाव को साफ किया, टांके लगाए और परिवार से बस इतना कहा, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी, पर उसे जीवित रखना केवल यीशु के हाथ में है। उस रात डॉक्टर कैल्डवेल और अस्पताल का पूरा स्टाफ उस बच्चे के लिए पूरी रात प्रार्थना करता रहा। सुबह हुई और वह बच्चा, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, अपनी आंखें खोलकर मुस्कुरा दिया। कुछ हफ्तों में वह पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकला, अपने हाथ में एक बाइबल लिए हुए। धीरे धीरे यह बात पूरे कस्बे में फैल गई और लोग कहने लगे, इस अस्पताल की पहचान केवल दवाइयां नहीं है, यह वह जगह है जहां परमेश्वर स्वयं स्पर्श करता है। इसी विश्वास ने कासगंज के इस अस्पताल को पहली बार एक अलग पहचान दी। लेकिन डॉक्टर कैल्डवेल का समय कासगंज में बहुत लंबा नहीं रहा। सन 1931 में उनका विवाह हुआ और वह अमेरिका लौट गई और एक बार फिर अस्पताल एक डॉक्टर के बिना रह गया। अगले अध्याय की प्रतीक्षा में। 1931 में जब डॉक्टर कैल्डवेल विवाह के कारण कासगंज छोड़कर चली गई, अस्पताल एक बार फिर बिना डॉक्टर के रह गया। मरीज आते रहे, जरूरतें बढ़ती रहीं, लेकिन अस्पताल को दिशा देने वाला कोई नहीं था। तभी इस कहानी में प्रवेश हुआ एक अद्भुत स्त्री का, डॉक्टर हैरियट डेविस का। वह भारत की परिस्थितियों से अनजान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक कठिन इलाकों में सेवा की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी बहादुरी और सेवा के लिए इंग्लैंड के राजा ने उन्हें काइजर ए हिंद पदक से सम्मानित किया था। अनुशासन, शक्ति और करुणा, ये तीनों गुण उनके भीतर गहराई से बसे थे। कासगंज पहुंचते ही उन्होंने अस्पताल की बागडोर संभाल ली। उनके साथ मिस जूलिया मरी थी और डॉक्टर ईवा ग्रीनवॉल्ड, एक भारतीय महिला डॉक्टर, उनकी सहयोगी थी। ये तीनों मिलकर उस छोटे से अस्पताल को स्थिरता देने लगी। लेकिन कासगंज के हालात बेहद कठिन थे। गांवों में प्रसव को अपवित्र माना जाता था। प्रसव पीड़ा में झूमती हुई महिला को घर के सबसे गंदे कोने में डाल दिया जाता। दया न कुछ जानती थी, न कुछ समझती थी। नवजात की नाल खेती के हंसिए से काटी जाती। सफाई का कोई नामो निशान नहीं। टिटनेस फैलता और कई बच्चे जन्म लेते ही मर जाते, सिर्फ इसलिए कि कोई उन्हें सही तरीके से जन्म नहीं दिला पाया। अखबारों में लिखा आता था कि ट्रैकोमा लगभग हर परिवार को छू चुका है। महिलाएं सूजी हुई आंखों के साथ अस्पताल आती, बच्चे रोशनी खो देते, किसान काम करने की ताकत नहीं जुटा पाते। अंधापन फैलता जा रहा था और इसका इलाज कहीं नहीं था। अस्पताल के भीतर भी चुनौतियां कम नहीं थी।
हर मरीज अपने साथ अपना रसोइया, अपने बर्तन और अपने जाति समूह के लोग लेकर आता था। कोई किसी और जाति का खाना नहीं खाता था। आंगन में चूल्हे जलते, धुआं उड़ता, जगह कम पड़ जाती और फिर भी डॉक्टर डेविस शांत मन से सबको संभालती रही। अफीम की लत एक और बड़ा बोझ थी। कई पुरुष नशे में टूट चुके थे। औरतें चुपचाप सहन करती। कुछ बच्चे पैदा होते ही कांपते पाए जाते थे, क्योंकि मां के शरीर में बसे नशे का असर उन तक पहुंच गया था। स्वास्थ्य का मतलब उपचार से ज्यादा यहां लोगों को अंधविश्वास और नशे से बाहर निकालना था। इन सब के बीच डॉक्टर डेविस हर दिन काम पर उतरती रही, बिना शिकायत, बिना थके। उन्होंने महिलाओं को एक साथ बैठना सिखाया, स्वच्छता के महत्व को समझाया और अस्पताल को ऐसा स्थान बनाया जहां डर की जगह भरोसा मिलने लगा। उन्होंने 1947 तक कासगंज की सेवा की। भारत में कुल 41 वर्ष। और अद्भुत बात यह है कि उसी वर्ष जब उन्होंने सेवानिवृत्ति ली, वे फिर से सेवा के लिए तैयार हो गई। इस बार सियालकोट, पाकिस्तान में, जहां लोग विभाजन की पीड़ा में टूट रहे थे। 70 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने 3 साल और सेवा की। डॉक्टर हैरियट डेविस का निधन 1952 में हुआ, पर जो मिसाल उन्होंने यहां छोड़ी, त्याग, साहस और प्रेम की, वह आज भी कासगंज की हवा में महसूस होती है। 1947 में जब डॉक्टर हैरियट डेविस ने अपनी 40 से अधिक वर्षों की सेवा पूरी करके कासगंज को अलविदा कहा, तब अस्पताल एक बार फिर अनिश्चितता के दौर में था। देश अभी अभी आजाद हुआ था। लोगों में डर था, उलझन थी और अस्पताल को किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर लोग भरोसा कर सके। उसी समय सामने आई डॉक्टर ईवा ग्रीनवॉल्ड। उन्हें भी उसी वर्ष रिटायर होना था, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल की हालत देखी, वार्डों में इंतजार करते मरीज, नई नई नर्सें जिन्हें मार्गदर्शन चाहिए था, गांवों से आते डर से भरे लोग, तो उनका दिल नहीं माना। वे रुक गईं, चुपचाप, बिना किसी शोर के, क्योंकि उन्हें पता था कि इस समय अस्पताल को उनकी जरूरत पहले से कहीं अधिक है। इसके बाद वे इस अस्पताल की रीढ़ बन गई। वे मरीजों का इलाज करती, खातों का हिसाब रखती, अस्पताल का प्रशासन संभालती, नर्सिंग छात्रों को पढ़ाती। जो भी काम सामने आया, उन्होंने बिना शिकायत पूरा किया। 1940 में सरकार ने इस अस्पताल को दाई प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन 1947 के बाद हालात बदल गए। लोगों को यह फर्क समझ में नहीं आता था कि कौन अमेरिकी मिशनरी है और कौन ब्रिटिश अधिकारी। उनके लिए गौरी चमड़ी का मतलब विदेशी शासन ही था। कई लोग इस डर से अस्पताल आना टाल देते थे कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे समय में डॉक्टर ग्रीनवॉल्ड अस्पताल की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि वे भारतीय थीं। वे संस्कृति समझती थीं। लोग उन पर भरोसा करते थे। उनके साथ थी मिस जूलिया मरे, जो अस्पताल की पहली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी। उन्होंने अस्पताल में अनुशासन, भक्ति और आध्यात्मिकता की परंपरा को गहराई से स्थापित किया। सुबह प्रार्थना से शुरुआत होती, क्लासों के साथ बाइबल अध्ययन होता, दिन में भक्तिपूर्ण समय होता और शाम को वार्डों में धीरे धीरे भजन गाए जाते, जो टूटी हुई आत्माओं को सांत्वना देते थे। मिस मरे लिखती थी, जो लोग इन दीवारों के अंदर बिना आशा आते हैं, वे बाहर जाते समय खुश होकर जाते हैं।
पहले मरीज केवल इलाज के लिए आते थे, पर धीरे धीरे वे खुद ही कहते, वह भजन सुनाइए, वह पद पढ़कर सुनाइए, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ग्रीनवॉल्ड और मरे ने मिलकर इस अस्पताल को सबसे कठिन वर्षों में जिंदा रखा। और फिर आया सन 1963। एक रात एक मरीज के परिजन किसी गुस्से, घबराहट या गलतफहमी में डॉक्टर ग्रीनवॉल्ड के कमरे में घुस आए जब वे सो रही थीं और उन पर चाकू से हमला कर दिया। वह बच गईं, लेकिन उनके मन पर लगा घाव उससे कहीं गहरा था। दशकों तक इस अस्पताल को अपना सब कुछ देने के बाद उन्होंने समझ लिया कि अब वे आगे यहां काम जारी नहीं रख पाएंगी। बहुत भारी मन से डॉक्टर ग्रीनवॉल्ड ने अस्पताल छोड़ दिया। अस्पताल फिर एक बार अकेला पड़ गया। भविष्य अनिश्चित, रास्ता धुंधला। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई, क्योंकि ईश्वर इस अस्पताल के लिए कुछ और बड़ा और भी अद्भुत तैयार कर रहे थे। अगला अध्याय एक ऐसे नेता को लेकर आएगा जो इस अस्पताल के इतिहास में सबसे सख्त, सबसे समर्थ और सबसे दूरदृष्टि वाले प्रशासकों में से एक साबित होगा। (1964) में ईश्वर ने इस स्थान के लिए एक असाधारण नेता भेजी। फतेहगढ़ से आई डॉक्टर लोइस हेलेना विशर। ऊंची कदकाठी, सुर्ख आंखें, तेज चाल और ऐसा व्यक्तित्व कि जिस ओर चल देती स्टाफ की रीढ़ अपने आप सीधी हो जाती। उनके आते ही अस्पताल जैसे किसी नए युग में प्रवेश कर गया। वह सिर्फ डॉक्टर नहीं थी, वह एक अनुशासन थी, एक व्यवस्था थी, एक प्रवाह थी। अगर ऑपरेशन 7 बजे है तो वह चाहती थी कि पूरी टीम 6:30 बजे पूरी तरह तैयार मिले। कोई ढिलाई नहीं, कोई बहाना नहीं। अगर किसी ने लापरवाही की, बस निर्णय वहीं खत्म। वह साफ कह देती, या तो काम सही करो या बाहर जाओ। और अगर किसी मरीज के रिश्तेदार ने स्टाफ पर हाथ उठाने की कोशिश की या बदतमीजी की, तो कहानी आज भी हंसते हंसते सुनाई जाती है। डॉक्टर विशर उसे कॉलर पकड़कर सीधे अस्पताल के गेट तक खींच ले जाती और बाहर फेंक देती। यहां तक कि कई बार शरारती मरीज या उनके लोग यह सुनकर कि विशर आ रही हैं, बिस्तरों के नीचे छिप जाते थे। डॉक्टर विशर खुद भी पत्रों में लिखती थी, मुझे बुरा लगता है कि मैं इतनी जल्दी गुस्सा कर लेती हूं, पर यहां अनुशासन के बिना काम नहीं चल सकता। हां, वह सख्त थी, लेकिन उनके भीतर एक कोमल, दयालु हृदय था। गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए उनका प्रेम सच्चा था। उन्होंने 4 बच्चों को गोद लिया और पाला, किसी मरीज को कभी नहीं लौटाया और प्रार्थना के बिना कभी कोई निर्णय नहीं लिया। पर डॉक्टर विशर इस मिशन में अकेली नहीं थी। उनके साथ थी 3 अद्भुत भारतीय डॉक्टर, जिनके बिना यह अस्पताल बच ही नहीं सकता था। डॉक्टर मॉली एडवर्ड्स, डॉक्टर मैरी अली, डॉक्टर ललिता सोल। ये तीनों वे योद्धा थीं जो चुपचाप, थकान के बावजूद हर दिन, हर रात अस्पताल को संभालती रहीं। कई बार ऐसा हुआ कि अस्पताल में स्टाफ कम था, कोई सीनियर मौजूद नहीं था, और इन भारतीय डॉक्टरों ने पूरा अस्पताल अकेले चलाया। ओपीडी, इमरजेंसी, वार्ड, डिलीवरी, सब कुछ। इनके कारण अस्पताल कभी बंद नहीं हुआ। इनके कारण मिशन की ज्योति कभी बुझी नहीं। और जब 1979 में डॉक्टर विशर ने कासगंज छोड़ा, तो उनके जाने के बाद अस्पताल को स्थिर हाथ मिला। डॉक्टर मैरी अली के रूप में, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनी और अगले वर्षों तक अस्पताल को अत्यंत गरिमा और समर्पण से संभाला। डॉक्टर विशर का काम केवल प्रशासन नहीं था, वह एक उत्कृष्ट सर्जन भी थी। उस जमाने में जब डॉक्टर बड़े ऑपरेशन करने से घबराते थे, डॉक्टर विशर कहती थी, मरीज को थिएटर में ले आइए, दिमाग के ऑपरेशन, ट्यूमर हटाना, किडनी सर्जरी, चोट के बड़े मामले और आंखों की सर्जरी, हर चुनौती के लिए वह तैयार रहती। उन दिनों बिजली का भी संकट रहता था। कई कई घंटे बिजली गायब रहती। जनरेटर भरोसेमंद नहीं थे। कई बार ऑपरेशन के बीच में पूरा थिएटर अंधेरे में डूब जाता। कुछ पल सब बिल्कुल स्थिर खड़े रहते, मानो सांसें थम गई हो। और कभी कभी लोग टॉर्च पकड़कर ऑपरेशन पूरा करवाते।
आज सोचकर ही चकित हो जाना पड़ता है कि उन्होंने इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे कैसे चमत्कार कर दिखाए। उसी के दौरान उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ विभाग की शुरुआत की, जिसे मिस्टर और मिसेज मूर ने आगे बढ़ाया। 1967 में अस्पताल पर एक गहरा साया छा गया। मिस जूलिया मरे लगभग 35 वर्षों तक इस अस्पताल की आध्यात्मिक नींव, अनुशासन, सेवा और प्रार्थना की आवाज अचानक हृदय गति रुकने से चली गई। लेकिन जिस बात ने सबको भीतर तक हिला दिया वह यह थी कि उनका निधन डॉक्टर विशर के अपने कमरे में हुआ। उस डॉक्टर के पास जो उन्हें अपनी सबसे करीबी मित्रों में मानती थी। डॉक्टर विशर टूट गई। उनके लिए यह सिर्फ एक सहकर्मी की मौत नहीं थी, यह परिवार जैसा रिश्ता था। अस्पताल ने अपनी रीढ़ खो दी और डॉक्टर विशर ने अपनी सबसे विश्वसनीय साथी। उनकी स्मृति में डॉक्टर विशर ने नर्सिंग हॉस्टल का नाम रखा, जूलिया मरे स्टाफ नर्सेज हॉस्टल। डॉक्टर विशर का समय इस अस्पताल के इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग था। शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दया और मिशन के प्रति गहरा समर्पण, ये 5 बातें एक साथ मिलकर उन्होंने इस अस्पताल को दिया। 1979 में जब वह गई तो वह एक ऐसा अस्पताल पीछे छोड़कर गई जो पहले से कहीं अधिक मजबूत, सुसंगठित और स्थिर था। आज भी हमारे जिले के सबसे दूर गांवों में बुजुर्ग लोग 2 नाम लेते हैं, डॉक्टर लायल और डॉक्टर लोइस हेलेना विशर। उनकी कहानी, उनका अनुशासन, उनकी दया, सब कुछ आज भी इन दीवारों में जीवित है। डॉक्टर विशर के 1979 में जाने के बाद कासगंज का अस्पताल एक शांत लेकिन चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर गया। मरीजों की जरूरतें पहले जैसी ही बड़ी थी, पर विदेशों से आने वाला आर्थिक सहयोग धीरे धीरे कम हुआ और फिर पूरी तरह बंद हो गया। ऐसे समय में 1980 में डॉक्टर ट्रॉय मॉर्गन और उनकी पत्नी कासगंज पहुंचे। उम्रदराज, शांत स्वभाव के और ऐसी परिस्थितियों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट बने जब अस्पताल को चलाना आर्थिक रूप से बहुत कठिन था। कम साधनों में बहुत सोच समझकर हर निर्णय लेना पड़ता था। उसी समय मिस्टर WH सोल अस्पताल के प्रशासक बने, बारीकियों पर ध्यान देने वाले, सोच समझकर योजनाएं बनाते हुए और व्यवस्था को संभालने वाले नेता। उन्होंने डॉक्टर मॉर्गन के साथ अस्पताल को कठिन दिनों में संभाला। 1978 में सरकार ने ANM ट्रेनिंग बंद कर दी थी। इससे नर्सों की उपलब्धता पर बड़ा असर पड़ा। कासगंज जैसे क्षेत्र में जहां हर हाथ की जरूरत थी, लेकिन जरूरतें रुकती नहीं, इसलिए 1982 में अस्पताल ने पहला GNM नर्सिंग बैच शुरू किया। नई छात्राएं आई, नई ऊर्जा आई और नर्सिंग शिक्षा में एक नई शुरुआत हुई। डॉक्टर मॉर्गन का समय बहुत बड़े बदलावों या भारी विस्तार का नहीं था, बल्कि निष्ठा का था। शांत, स्थिर, भरोसेमंद निष्ठा। उन्होंने जो साधन मिले उन्हीं में अस्पताल को चलाया, हर विभाग को संभाला और उस दौर में निरंतरता बनाए रखी जब अस्पताल बेहद नाजुक स्थिति में था। धीरे धीरे अस्पताल एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, मानो जमीन किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार की जा रही हो। और जब 1987 में डॉक्टर ट्रॉय मॉर्गन ने कासगंज छोड़ा, अस्पताल उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे एक नई दिशा, एक नया नेतृत्व और एक नए अध्याय का इंतजार था। मंच तैयार हो चुका था एक नए भविष्य के लिए। अरे राजू बेटा, क्यों फिर से बीज निकाल लाया? इसे ऐसे छेड़ेगा तो आम का पेड़ कैसे बनेगा? छोड़ दे, मिट्टी में रहने दे। थोड़ा भरोसा और सब्र रख, देखना यही बीज एक दिन बड़ा सा आम का पेड़ बनेगा। सन 1986 में धारीवाल, पंजाब से एक युवा और जोशीला डॉक्टर दंपति अपने 2 छोटे बच्चों का हाथ पकड़े कासगंज की इस धरती पर पहुंचा। उनके नाम थे डॉक्टर हैमिल्टन जे लायल और डॉक्टर नीना लायल। डॉक्टर लायल केवल 35 वर्ष के थे जब उन्होंने कासगंज की मिट्टी पर कदम रखा और यह मिट्टी कुछ वर्षों में उन्हें अपना कहने लगी।
उनका जीवन संघर्षों से भरा था। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। गरीबी, कठिनाई और अभावों से भरा बचपन, उन्होंने हर दर्द को महसूस किया था। किसी तरह पढ़ाई पूरी की, सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और बेहद मेहनत करके आगे बढ़े। वे प्रतिभाशाली थे, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। इन अधूरेपन के अनुभवों ने, यह कमी और यह पीड़ा, उन्हें एक दयालु और करुणामय नेता बनाया। डॉक्टर लायल और डॉक्टर नीना लायल ने कासगंज के इस छोटे से मिशन अस्पताल में सिर्फ 2000 रुपये महीने की तनख्वाह पर अपनी सेवा शुरू की, पर उनके पास जो था वह तनख्वाह से कहीं ज्यादा था। दिल, जुनून और सेवा का जलता हुआ दीपक। और 1989 में डॉक्टर लायल इस अस्पताल के पहले भारतीय निदेशक बने। पुरानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था हटाकर एक ही भूमिका बना दी गई, निदेशक, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। वे कभी किसी मरीज को इंतजार नहीं करवाते थे। वे ईमानदार थे, सहानुभूति से भरे हुए, नम्र और बेहद दयालु। वे छात्रों से प्रेम करते थे और जो कुछ भी उनके पास होता जरूरतमंदों में बांट देते थे। कई ऐसे किस्से हैं जहां उन्होंने चुपचाप मरीजों की दवाई के पैसे अपने जेब से चुका दिए और कभी बताया भी नहीं। उनका विश्वास मजबूत था, उन्हें परमेश्वर से प्रेम था और यही विश्वास उनके निर्णयों, उनके साहस और उनकी सेवा के हर कदम में दिखाई देता था। डॉक्टर लायल की एक और बड़ी विशेषता थी उनका लोगों से रिश्ता जोड़ने का तरीका। वे दूर दराज के गांवों में भी अपने लोग बना लेते थे, समुदाय में भी और सरकारी अधिकारियों के बीच भी। वे झोपड़ी में भी उतनी ही सरलता से जाते थे जितनी आसानी से वे किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में जाते थे। उनकी यही मित्रता और सम्मान अस्पताल को कई कठिन समयों में संभाल कर ले गई और जब वे सेवा कर रहे थे, अस्पताल उनके चारों ओर बढ़ने लगा। 1992 में उन्होंने अलग आंख विभाग की शुरुआत की, जो आगे चलकर लाखों लोगों के लिए रोशनी का मार्ग बना। 1995 में स्कूल ऑफ नर्सिंग की नई इमारत बनी और उसी साल पुराने डॉक्टर बंगले को सुधारकर ANM छात्राओं के रहने योग्य बनाया गया। 1998 में नया आंख अस्पताल भवन उद्घाटित हुआ, कासगंज के लिए एक गर्व का क्षण। कई वर्षों से क्रिस्टोफेल ब्लाइंडन मिशन, जिसे हम प्रेम से CBM कहते हैं, ने कासगंज क्रिश्चियन अस्पताल को निरंतर सहयोग दिया है। नई इमारतों से लेकर महत्वपूर्ण ढांचे तक CBM ने हमारे अस्पताल की नींव को मजबूत किया है। CBM का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका सहयोग हमारे सेवा कार्य की शक्ति है। सन 2007 में डेंटल विभाग और ईटा आई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2010 में ANM प्रशिक्षण फिर से शुरू हुआ और OT ऑप्टोमेट्री के नए कोर्स शुरू हुए। 2010 से 11 में स्कूल ऑफ नर्सिंग की पहली मंजिल तैयार हुई। 2012 से 13 में नया डाइनिंग हॉल और GNM भवन बना। अस्पताल के कई पुराने हिस्सों को बदलकर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और प्रशिक्षण कक्ष बनाए गए। 2014 में ICU और NICU की शुरुआत हुई। कासगंज में पहली बार गंभीर बीमारों को उन्नत देखभाल मिली। 2015 में कैजुअल्टी विभाग शुरू हुआ। चैपल का नवीनीकरण हुआ, नए ट्यूटर रूम बने और पूरा OPD, प्रयोगशाला, एक्सरे, डॉक्टर कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक, सारा मुख्य परिसर सुंदरता से नया रूप दिया गया। 2019 से 2020 में निदेशक कार्यालय और नई अल्ट्रासाउंड यूनिट तैयार हुई और महामारी के कठिन वर्षों में 2020 से 2021 में एक पुरानी इमारत को हटाकर एक नया 48 कमरों का भवन तैयार हुआ वाला छात्रावास बना, जिसमें आज नई पीढ़ी की नर्सें रहकर प्रशिक्षण लेती हैं। जैसे शुरुआती वर्षों में होता था, वैसे ही एक बार फिर दूसरे अस्पतालों से लौट आए गए मरीज कासगंज आने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि डॉक्टर लायल कोशिश जरूर करेंगे। डॉक्टर लायल एक असाधारण सर्जन थे। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में उनका नाम एक भरोसा था। कोई भी कठिन ऑपरेशन वे निडर होकर कर देते थे। वे एक सख्त लेकिन न्यायपूर्ण प्रशासक भी थे। जो ईमानदारी से काम करता वे उसे अपनाते और जो लापरवाह होता वे उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते।
अस्पताल के बाहर वे गा सकते थे, अभिनय कर सकते थे, खेलों में माहिर थे और उनके भाषण लोगों को उठाकर खड़ा कर देते थे। मुझे ये भी यकीन है कि जब सब यूनिफॉर्म इनको मिला होगा बहुत साफ सुथरा धो धा के आयरन करके पहना होगा। बेटा, इसको ऐसे ही साफ रखना, इसमें दाग धब्बे ना पड़े। मेरा कहने का मतलब यह है कि आजकल जब जाते हैं तो इतनी धूल के कण जो हैं हमारे कपड़ों पे नहीं फटते, उससे ज्यादा उंगलियां हमारे ऊपर उठती, तो इसका ख्याल रखना। वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू। हम हमेशा आपकी सहायता करेंगे। हमारे ट्यूटर्स, हमारी फैकल्टी और हमारे अभिभावक, गार्जियंस, सब के सब मिलके आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूं और बिशप साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, डायसीजन ऑफिसर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज इतना बड़ा काम इनके आशीर्वाद से और इनकी प्रेजेंस में हुआ है। गॉड ब्लेस यू। फिर आया हमारे समय का सबसे अंधेरा दौर, कोविड महामारी। जब अस्पताल बंद हो गए, जब डॉक्टर डरकर भाग गए, तब डॉक्टर लायल अडिग खड़े रहे। उन्होंने कासगंज का यह अस्पताल खुला रखा। जब पूरा जिला ढह रहा था, एक एक करके सारे डॉक्टर संक्रमित हो गए। अंत में वे अकेले बच गए। 70 वर्ष की उम्र में वे खुद आईसीयू और वार्ड में उतर गए। मरीजों को संभाला, उन्हें सहारा दिया और हर जीवन के लिए लड़ते रहे। वे स्वयं कोविड से संक्रमित हो गए, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद भी उन्होंने घर में आराम नहीं किया। वे अपने कार्यालय में बैठे रहे, सांस लेने में कठिनाई के बावजूद अस्पताल को संभालते रहे और अंत में 5 जुलाई 2021 को कोविड की जटिलताओं के कारण डॉक्टर हैमिल्टन जे लायल इस संसार को छोड़कर चले गए। उनका जाना केवल एक मृत्यु नहीं था, ये एक भूकंप था, एक खालीपन जो अचानक अस्पताल और हजारों दिलों पर उतर आया, क्योंकि उनके नेतृत्व में कासगंज अस्पताल ने अपनी सबसे बड़ी उन्नति देखी। नई इमारतें, नए विभाग, नए सपने और एक नई पहचान। उन्होंने केवल एक संस्थान नहीं चलाया, उन्होंने एक विरासत बनाई। डॉक्टर लायल के स्वर्गवास के सिर्फ एक दिन बाद एक शांत, सरल और बहुत ही विनम्र स्त्री के कंधों पर एक असंभव सा दायित्व आ गया, डॉक्टर नीना लायल। जब वह वर्ष 1986 में पहली बार कासगंज आई थी, वह बहुत संकोची, शर्मीली और नर्म दिल थी। डॉक्टर हैमिल्टन लायल जनता का चेहरा थे, मजबूत, तेज, स्पष्ट, लोगों के बीच खड़े रहने वाले। लेकिन डॉक्टर नीना, वह इस अस्पताल की रीढ़ थी, एक ऐसी शांत शक्ति जो दिखाई भले कम देती थी पर संभाल बहुत कुछ लेती थी। वह चिकित्सा अधिकारी के रूप में जुड़ी और फिर धीरे धीरे संपूर्ण समुदाय स्वास्थ्य विभाग का हृदय बन गई। जहां डॉक्टर हैमिल्टन लायल अस्पताल की दीवारों के भीतर सेवा करते थे, वहीं डॉक्टर नीना उन दीवारों के बाहर, गांवों में, गलियों में, कासगंज जिले के सभी 7 ब्लॉकों में अपनी सेवा लेकर पहुंची। उनके नेतृत्व में टीम हफ्तों हफ्तों गांवों में जाती, टीकाकरण करती, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती और गरीब मरीजों को अस्पताल तक लाती। वह उन चेहरों तक पहुंची जो शायद कभी मदद तक न पहुंच पाते। वर्ष 1995 में जब रोहतक में भयानक बाढ़ आई तो कासा ने उनसे मदद मांगी और वह बिना झिझक चली गई। अपनी टीम के साथ घायल लोगों का इलाज किया, परिवारों को सांत्वना दी और जहां सब बह गया था वहां आशा पहुंचाई। दिल्ली की प्राइम इंट्रा संस्था के साथ उन्होंने 1 वर्ष तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असुरक्षित गर्भपात की स्थिति पर अध्ययन किया। एक बहुत संवेदनशील विषय, पर उन्होंने यह कार्य इसलिए किया क्योंकि उन महिलाओं के पास कोई और आवाज नहीं थी। वर्ष 1996 से 1999 तक प्रयास सिफसा परियोजना में, जो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समुदाय स्वास्थ्य परियोजनाओं में से थी, उन्होंने अस्पताल की ओर से नेतृत्व किया, मातृ मृत्यु दर कम की, दाइयों को प्रशिक्षित किया, परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया
और बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत किया। उन्होंने विद्यालयों में जाकर स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित पानी के बारे में सिखाया। लड़कियों के विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर मासिक धर्म, प्रजनन, स्वास्थ्य और सैनिटरी नैपकिन के महत्व पर खुलकर बातचीत की। वह बातें जिन पर लोग बोलने से भी डरते थे। फिर वह उन स्थानों पर गई जहां उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी, कछला और लहरा की कुष्ठ रोग बस्तियों में। द लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल फैजाबाद में विशेष प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने घावों की सफाई की, पट्टियां बदली और उन मरीजों को जूते उपलब्ध कराए जिन्हें अपने पैरों का एहसास भी नहीं था। वर्ष 2003 में उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर, संयुक्त राज्य अमेरिका से लोक स्वास्थ्य विषय में मास्टर्स पूरा किया, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक। और जॉन्स हॉपकिंस ने उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए एक शोध परियोजना की पेशकश की, जो वह किसी बड़े महानगर में नहीं बल्कि कासगंज लेकर आई। जॉन्स हॉपकिंस की टीम हमारे छोटे से अस्पताल क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज तक पहुंची। यह स्वयं में एक गौरव है। जूलिया मरे की भांजी डॉक्टर एलेक्जेंड्रा मरे हैरिसन के साथ उन्होंने माताओं और शिशुओं के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण शोध किया। कैसे एक मां का स्पर्श और व्यवहार शिशु के मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। और फिर दोनों प्राग चेक गणराज्य में इस शोध को प्रस्तुत करने आमंत्रित की गई और उस मंच पर भी दुनिया ने क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज का नाम सुना। वर्ष 2006 से 2012 तक डायोसिस ने उन्हें कैथरीन हॉस्पिटल कानपुर का निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने वहां अद्भुत कार्य किया, व्यवस्था सुधारी, अनुशासन स्थापित किया और वही अनुभव बाद में कासगंज की बागडोर संभालने में उनके लिए अमूल्य सिद्ध हुआ। वर्ष 2012 में वह वापस कासगंज लौटी और फिर जब अस्पताल ने अपना सबसे बड़ा स्तंभ खो दिया, डॉक्टर हैमिल्टन ज़ेड लाइल, तो नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। डॉक्टर हैमिल्टन लाइल ने 35 वर्षों तक इस अस्पताल की सेवा की थी। इतने लंबे समय तक किसी ने नेतृत्व नहीं संभाला। उनके बाद अस्पताल को संभालना एक साधारण कार्य नहीं था। ये किसी सामान्य व्यक्ति के जूते नहीं थे, ये एक विराट व्यक्तित्व के जूते थे। लेकिन डॉक्टर नीना आगे बढ़ी, शांत पर दृढ़, कोमल पर अत्यंत साहसी। अपने वर्षों के अनुभव, गरीबों के प्रति प्रेम और सेवा की गहरी भावना के साथ उन्होंने अस्पताल को उसके दुख से बाहर निकाला और उसे उसके 100 वर्ष पूरे करने के इस पवित्र मुकाम तक पहुंचा दिया। उनका प्रिय वाक्य है, मेरी वाणी, मेरे व्यवहार और मेरी सेवा में लोग परमेश्वर को देखें। और लगभग 40 वर्षों से हजारों मरीजों, ग्रामीणों, विद्यार्थियों और हम सब ने उन्हें देखकर सचमुच परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया है। वह आज भी क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज की निदेशक है, एक शांत शक्ति, एक समर्पित सेविका, एक करुणामयी चिकित्सक, जो उस विरासत को आगे बढ़ा रही है जिसकी शुरुआत 100 वर्ष पहले हुई थी। इस वीडियो में आपने उन नेताओं के चेहरे देखे जिन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस दीपक को थामे रखा। लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है जितना कोई वीडियो या कहानी दिखा सकती है। हर निदेशक के पीछे, हर बड़े निर्णय के पीछे असंख्य लोग खड़े थे। ऐसे लोग जिनके नाम शायद किसी पोस्टर पर ना दिखे, पर जिनके हाथों की छाप इस अस्पताल की हर दीवार पर है। शुरुआत से लेकर आज तक हर झाड़ू लगाने वाले ने, हर चौकीदार ने, हर वार्ड बॉय, हर नर्स, हर फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, क्लर्क, ड्राइवर, रसोई कर्मचारी, हेल्पर और हर डॉक्टर, सबने अपना हिस्सा उठाया है, क्योंकि इनके बिना क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज का अस्तित्व ही नहीं है। हम आप सबको सलाम करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपके त्याग चाहे दिखे या ना दिखे, इस अस्पताल के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। कुछ खास नाम जिन्हें कहना हमारा कर्तव्य है, उन लोगों के जिन्होंने इस अस्पताल को आकार देने में स्तंभ बनकर भूमिका निभाई। मिस्टर और मिसेस ग्रिफिथ्स, जिन्होंने प्रशासन को संभाला और कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में योगदान दिया।
डॉक्टर और मिसेस फिलिप्स, बेटी डेंटन और बॉब डेंटन, डॉक्टर मार्टिन और मिसेस मार्टिन, डॉक्टर जॉन वेस्ली, सिस्टर शकुंतला चंदर, सिस्टर शांति सिंह, मिस्टर और मिसेस लुइस, ब्रदर दीन मसीह, डॉक्टर अरविंद दयाल, सिस्टर ब्यूला चरण, मिस बैप्टिस्ट, सिस्टर प्रेमशीला मल, सिस्टर सुशीला बाबूलाल और भी कई अन्य लोग जिनके नाम शायद इस सूची में ना आए हो, पर जिनकी निष्ठा और सेवा ने इस अस्पताल को मजबूती दी। हम इन्हें और उन सभी को जिनके नाम यहां नहीं बोले गए पर जिनकी मेहनत और सेवा ईश्वर की पुस्तक में दर्ज है, अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान अर्पित करते हैं। ईश्वर आपके हर प्रयास, हर त्याग और इस अस्पताल के लिए किए गए हर कार्य को भरपूर आशीष दे। आज जो यह अस्पताल खड़ा है वह आपके कारण खड़ा है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज हृदय से आभार व्यक्त करता है सिनोडिकल बोर्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज SBHS, CNI सिनेड और उत्तर प्रदेश रीजनल बोर्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज UPRBHS का। इनके सहयोग से हमारे नर्सों और डॉक्टरों को CMC वेलोर और CMC लुधियाना जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण के अवसर मिले, जिससे स्वास्थ्य सेवा की नींव और भी मजबूत हुई। हम अपने हृदय की गहराइयों से आगरा डायोसिस, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उन सभी महान बिशपगण, सचिवगण, डायोसिस अधिकारियों और गवर्निंग बॉडीज के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनके नेतृत्व, संरक्षण और आशीर्वाद के बिना क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज आज यह 100 वर्षों की यात्रा पूरी नहीं कर पाता। हम अत्यंत सम्मान और आदर के साथ बीते वर्षों में इस संस्थान की अगुवाई करने वाले निम्नलिखित बिशपगण को याद करते हैं। दू राइट रेवरेंड दीन दयाल 1976, राइट रेवरेंड AV जोनाथन 1976 से 1982, द राइट रेवरेंड WO साइमन 1982 से 1992, द राइट रेवरेंड M एंड्रयूज 1992 से 1999, द राइट रेवरेंड SR कटिंग 1999 से 2013, द राइट रेवरेंड डॉक्टर प्रेम प्रकाश हाबिल 2013 से 2024 और वर्तमान में दी मोस्ट रेवरेंड विजया कुमार नायक, पूर्व मॉडरेटर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया 2022 से 2025, वर्तमान बिशप आगरा डायोसिस 2024 से अब तक, जिनका मार्गदर्शन और कृपा इस ऐतिहासिक वर्ष में हम सब के लिए एक विशेष आशीर्वाद है। इन सभी बिशपगण की प्रार्थनाओं, निर्णयों, हौसलों और दूरदर्शिता ने एक एक कठिन समय में इस अस्पताल को थामे रखा, सही दिशा दिखाई और इस संस्थान को उसके मूल उद्देश्य के प्रति सदा सच्चा, दृढ़ और निष्ठावान बने रहने में मदद की। यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा करना। हम इन सभी बिशपगण और डायोसिस के प्रति अपनी पूर्ण कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम अर्पित करते हैं। अरे राजू बेटा, क्यों फिर से बीज निकाल लाया? इसे ऐसे छेड़ेगा तो आम का पेड़ कैसे बनेगा? छोड़ दे, मिट्टी में रहने दे। थोड़ा भरोसा और सब्र रख, देखना यही बीज एक दिन बड़ा सा आम का पेड़ बनेगा। हाँ, वह छोटा सा बीज सचमुच पेड़ बन गया
जो बीज ऑगडन दंपति ने विश्वास से बोया, जिसे अनगिनत मिशनरियों ने अपने आंसुओं, प्रार्थनाओं और बलिदानों से सींचा, वह छोटा बीज आज एक विशाल जीवित वृक्ष बनकर खड़ा है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज। बीच बीच में आंधियां आई, कभी धन रुक गया, कभी नेता चले गए, कभी समय कठिन हुआ, लेकिन उन्होंने भरोसा नहीं छोड़ा। वे चाहते तो बीच में ही बीज को उखाड़ देते या उसे बिना पानी के छोड़ देते, पर उन्होंने विश्वास रखा कि मिट्टी के नीचे भी परमेश्वर काम कर रहा है। और आज 2025 में यह पेड़ हजारों को छाया देने वाला बन गया है। और फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज है क्या? क्या ये सिर्फ इमारतें हैं? क्या ये पैसे हैं? क्या ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने यहां काम किया? क्या ये नाम है? क्या ये इतिहास है? क्या है क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज? हम हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज। हर दिन हजारों लोग इन गेटों से भीतर आते हैं, कोई दर्द लेकर, कोई उम्मीद लेकर, कोई आखिरी आस लेकर। आज हमारे अस्पताल में आउट पेशेंट, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, डिलीवरी, एक्सरे, पैथोलॉजी, आईसीयू, एनआईसीयू, सीएसएसटी, ईसीजी, इनपेशेंट वार्ड, हम हैं क्रिश्चियन ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे की आपातकाल सेवाएं सब उपलब्ध है। मैं हूँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज। मैं हूँ क्रिश्चियन अस्पताल कासगंज। आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी सबसे गरीब मरीज यहाँ पूर्ण सम्मान से इलाज पाते हैं। मैं हूँ क्रिश्चियन अस्पताल। आंख विभाग हमारे अस्पताल का एक चमकता हुआ आशीर्वाद है। पिछले वर्ष लगभग 7,000 मोतियाबिंद सर्जरी की गई। मैं हूँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज। जिले के हर कोने में कैंप, गरीबों, बुजुर्गों, हाशिए पर जीने वाले लोगों, ट्रांसजेंडर समुदाय और सेक्स वर्कर्स तक पहुंचना, यही हमारा मिशन है। सन 2016 से साइट सेवर्स इंडिया हमारे सच्चे सहयोगी और मित्र बने हुए हैं। उनके सहयोग ने हमारे नेत्र विभाग को नई दिशा दी है। कैंप, आधुनिक शल्य क्रिया, हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक पहुंच और हर वर्ष हजारों लोगों की रोशनी लौटाना, यह सब उनके समर्थन से संभव हुआ है। साइट सेवर्स ने केवल एक परियोजना को नहीं, बल्कि हमारे मिशन को अपनाया। साइट सेवर्स इंडिया को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। यह रोशनी की यात्रा आपके बिना संभव नहीं थी। मैं हूँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज। मैं हूँ क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज। और हमारा स्कूल ऑफ नर्सिंग इस अस्पताल का दिल। यहाँ 230 विद्यार्थी, 3 बैच जीएनएम के और 2 बैच एएनएम के हर दिन प्रशिक्षण पाते हैं। हर वर्ष लगभग 90 नर्सें और 60 ओटीएफ ऑप्टोमेट्री के विद्यार्थी भारत और विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं में जाते हैं। वे सिर्फ पढ़ाई नहीं लेते, वे सेवा और सुसमाचार की शिक्षा लेकर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा दिन ईश्वर के बिना शुरू नहीं होता। चैपल में और हर वार्ड में सुबह की प्रार्थनाएं, भजन और वचन इस अस्पताल की धड़कन है।
को भी याद करते हैं जिनके पांवों की आहट अभी भी इस परिसर में गूंजती है, विशेषकर मिस्टर कैरोल एच लाल और मिसेस बी सी लाल, जिन्होंने 50 वर्षों तक सेवा की है और आज भी प्रतिदिन अस्पताल आकर अपनी सेवाएं देते हैं। वे इस स्थान के जीवित स्तंभ हैं। यह अस्पताल शायद दुनिया की तरह चकाचौंध नहीं करता, लेकिन यह कभी चकाचौंध के लिए बनाया ही नहीं गया था। यह बना था सेवा के लिए, मिशन के लिए, दया के लिए, उस प्रेम के लिए जिसे यीशु ने सिखाया। और क्या अद्भुत बात है कि आप और मैं इस 100वें वर्ष में यहीं खड़े हैं, इसी समय, इसी स्थान पर, इसी महान बुलाहट का हिस्सा बनने के लिए चुने गए हैं। मैं हूँ क्रिश्चियन अस्पताल कासगंज। हम हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल कासगंज। मैं हूँ क्रिश्चियन अस्पताल। मैं हूँ क्रिश्चियन अस्पताल। मैं हूँ क्रिश्चियन अस्पताल कासगंज। हम हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल। 100 वर्षों तक परमेश्वर ने अपने हाथों से इस अस्पताल को उठाए रखा और इन 100 वर्षों में 40 लाख से अधिक मरीजों को यह अस्पताल जीवन, उपचार और आशा दे चुका है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और आने वाले अगले 100 वर्षों की ओर आशा से देखते हैं।